नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटरराइड्स में। मेरा नाम है अमित और आज हम जो चीज़ रिव्यू करने जा रहे हैं वो ना 3 व्हीलर है, ना 2 व्हीलर है और ना ही कार है। इस तरह की गाड़ियों को क्वाड्रीसाइकिल कहा जाता है और वो कार से ज़रा अलहदा होती हैं। कार्स जो है उनकी एक अलग कैटेगरी है, लेकिन ये क्वाड्रीसाइकिल जो है पिछले साल सरकार ने लीगलाइज़ किया था इंडिया में और इन गाड़ियों की टॉप स्पीड जो है वो 70 से कम होनी चाहिए और इनका वज़न भी जो है वो 475 किलो से कम होना चाहिए। और ये जो है हिंदुस्तान की पहली क्वाड्रीसाइकिल है जो कि बजाज ने बनाई है और इसका नाम है क्यूट। इस तरह की गाड़ियाँ आपको यूरोप और अमेरिका में काफ़ी सालों से चलती हुई नज़र आ जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान में ये एक नया चलन है। और बजाज की माने तो वो जो सड़क के ऊपर बहुत सारे ऑटो रिक्शा चल रहे हैं उन्हें इस गाड़ी से रिप्लेस करना चाहते हैं। उनका कहना है कि रिक्शा के अंदर जो बेसिक इंस्टेबिलिटी होती है, जो वेदर प्रोटेक्शन नहीं होता है, उन सब चीज़ों को ये गाड़ी एड्रेस करेगी, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट्स हैं वो मोर और लेस रिक्शा जितनी ही रहेंगी। तो चलिए आज हम डिटेल में इस गाड़ी का रिव्यू करते हैं, समझते हैं कि क्या सब कुछ है इस गाड़ी में और किस तरह से रिक्शा से जुदा है और ये किस तरह से एक कार से जुदा है, क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं और क्या क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। हम लोग शुरू करेंगे डिज़ाइन से। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये गाड़ी अगर आप रिक्शा से इसे कंपेयर करें तो डेफिनेटली अपने नाम के मुताबिक काफ़ी क्यूट नज़र आती है। पूरा बॉडी कलर्ड पेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर। और अगर आप इसे नॉर्मल कार से कंपेयर करेंगे तो शायद उतनी खूबसूरत नहीं लगे, कुछ जगह से ये अजीब भी नज़र आती है। अगर आप इसे थोड़ा पीछे से देखें, इसके जो डायमेंशंस हैं, जो इसकी लंबाई चौड़ाई है उसकी अगर हम बात करें तो 2.7 मीटर लंबी है ये गाड़ी, 1.3 मीटर चौड़ी है और 1.6 मीटर ऊंची है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 180 mm है। और अगर आप यहाँ पर इसके पहिए देखें तो ज़रा छोटे पहिए हैं, 12 इंच के यहाँ पर पहिए लगे हुए हैं। 135 सेक्शन जेके टायर के टायर हैं और ग्रिप इनमें से ठीक ठाक है। जो इस तरह की गाड़ी होती है उसके लिए यहाँ पर आपको ठीक ठाक ग्रिप दे देते हैं, लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल कार से कंपेयर करेंगे तो ये टायर काफ़ी पतले नज़र आएंगे आपको। अब अगर आप इसे सामने से देखें तो प्रॉपर हेडलैम्प दे रखे हैं यहाँ पर 2, बीच में बजाज क्यूट की ब्रांडिंग है और इसका जो इंजन है वो पीछे की तरफ लगा हुआ है, तो आगे की ओर आपको ये बूट स्पेस मिलता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप कुछ छोटे बैग्स बड़े आराम से डाल सकते हैं। ये जो स्पेस है ये 77 लीटर का है और बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं आ सकता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी अगर कुछ छोटा मोटा सामान आपके पास है तो यहाँ पर आप डेफिनेटली डाल सकते हैं। ये जो चेम्बर आप देख रहे हैं ये ब्रेक फ्लूइड का चैम्बर है और वहाँ पर आपको जो वाइपर फ्लूइड है उसका चेम्बर नज़र आएगा। ये जो मटेरियल है यहाँ पर ये फाइबर है, ये मेटल नहीं है। और जो वाइपर है ये खुद केवल सिंगल ब्लेड वाइपर है, यहाँ पे 2 वाइपर नहीं है। बहुत ही पतली गाड़ी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो 2 वाइपर्स की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा एक जो ख़ास बात है वो ये है कि ये जो बम्पर है इसमें एक छोटी ये रेडिएटर ग्रिल भी लगी है। वैसे तो आगे इंजन ही नहीं है तो रेडिएटर होने का सवाल नहीं उठता है, तो केवल डिज़ाइन के लिए यहाँ पर ये रेडिएटर ग्रिल जैसा एक डिज़ाइन दिया है। इसके पीछे कोई रेडिएटर नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो बम्पर है, ये बम्पर जो है ये इस तरीके से बनाया गया है कि कल को अगर इसमें कुछ नुकसान होता है, अगर ये गाड़ी कहीं पे हल्की फुल्की कहीं पे भिड़ जाती है, तो अगर इस बम्पर में कुछ क्रैक भी आ जाता है तो इसे 3M ने इस तरह से बनाया है कि इसे सर्विस सेंटर में फिर से वेल्ड करके रिपेयर करके आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से कुछ जो और फाइबर वाले पार्ट्स हैं उनको भी आप रिपेयर कर सकते हैं, तो पूरा रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, रिपेयर हो जाएगा। तो उस तरीके से जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो रिपेयर कॉस्ट है, वो आपको कम आएगी क्योंकि आपको पूरा पार्ट रिप्लेस करना नहीं होगा। तो ये है आपकी कहानी सामने से। हमने व्हील्स भी देखे, अभी हम देखते हैं कि गाड़ी साइड से किस तरह से नज़र आती है और क्या क्या यहाँ पर फीचर्स हैं। अब आप एक बात देखिए कि इस गाड़ी के अंदर AC नहीं लगा हुआ है, तो उसके लिए जो अंदर का वेंटिलेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जो शीशे हैं ये आगे पीछे स्लाइड होते हैं ताकि हवा अंदर जा सके। और उस लिहाज से ये जो मिरर्स हैं इसको भी कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि जो हवा है उसे वो शीशे की ओर डिफ्लेक्ट किया जाए और अंदर कुछ और हवा आए। यहाँ पर अगर आप ये जो वेंट है इसे देखेंगे तो ये एक तरह से एयर स्कूप का भी काम करता है और ये जो हवा अंदर जा रही है इसे इधर 2 वेंट्स लगे हुए हैं। आप अगर गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये यहाँ पर 2 वेंट्स लगे हैं, एक वहाँ और एक यहाँ। इन दोनों वेंट्स के थ्रू उस हवा को चैनल किया जाता है ताकि
अंदर बैठे हुए लोग जो हैं उनको हवा मिलती रहे, अंदर घुटन ना हो। तो ये एक फंक्शनल फीचर है। ग्राउंड क्लियरेंस जैसा मैंने आपको बताया 180 mm का है, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। पहिए छोटे होने के बावजूद जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है। सामने फेंडर के ऊपर आपको एक ब्लिंकर भी नज़र आएगा। और ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पार्ट है, जो पूरा मेन बॉडी है आपका, ये मोनोकॉक यूनिट है और ये पूरा मेटल है। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से ये इस तरह से ये जो पूरा एक मोनोकॉक बन रहा है ये पूरा मेटल है। लेकिन जहाँ जहाँ पर भी डोर्स हैं, ये डोर क्लोजर्स जो हैं, चाहे वो सामने बूट हो या फिर ये पार्ट हो, ये सब जो है ये फाइबर है। तो जो स्ट्रक्चर है गाड़ी का वो इस तरह से बनाया गया है कि जो मेन केज है वो मेटल है और बाकी फाइबर है। यहाँ पर डिज़ाइन आप अगर देखेंगे तो नीचे इस तरह की एक क्रीज दी गई है और ऊपर आपको ये कॉरुगेटेड रूफ मिलेगी ताकि मजबूती बनी रहे। कुछ चीज़ें जो आपको नज़र आएंगी वो ये रिवेट्स, ये जनरली आपको नॉर्मल जो कार्स हैं उसमें इस तरह के रिवेट्स नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पर ये रिवेट्स हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर पैनल्स को जॉइन किया गया है। डोर हैंडल जो है वो छोटे हैं, ये प्लास्टिक के डोर हैंडल हैं और ये कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। और ये एक और प्रोमिनेंट क्रीज़ गाड़ी की लंबाई पर आपको जाती हुई नज़र आएगी। वेस्ट लाइन पर ये जो पूरा पार्ट है ये गाड़ी को थोड़ा सा कैरेक्टर प्रदान करता है अगर आप इसे प्रोफाइल में देखेंगे तो। रेयर व्यू मिरर मेरे ख्याल से थोड़े और वाइड होने चाहिए थे, विजिबिलिटी की कभी कभी इशू हो जाती है। वर्टिकली स्टैक्ड है, ज़्यादा वाइड नहीं है, तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि पीछे से जो गाड़ी आ रही थी वो ठीक से नज़र नहीं आई। इसके अलावा ये एक और थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है यहाँ पर पीछे के पिलर पे, सी पिलर पर, एक थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए। हालांकि ये प्लास्टिक्स जो है ये बड़े अच्छे से बनाए हुए नहीं है, यहाँ पर ज़रा शार्प एजेस भी नज़र आ रहे हैं मुझे, कुछ और रिवेट्स भी यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको आगे के बारे में बताया था, पीछे भी आपको बम्पर उसी तरह का मिलता है जैसे आगे, ये रिपेयर हो सकता है और जो दूसरे फाइबर पैनल्स हैं वो भी रिपेयर हो सकते हैं। बजाज क्यूट की ब्रांडिंग है पीछे। ये जो पूरा पार्ट है ये नहीं खुलेगा, पीछे आपके पास खोलने के लिए कोई बूट नहीं है, जैसा कि नैनो में भी एक पहले प्रॉब्लम था, बूट नहीं खुलता था। और इंजन जो है वो पीछे है और उसे आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये सिंगल सिलेंडर 216 सीसी का इंजन है, वाटर कूल्ड है और इसमें फ्यूल इंजेक्शन भी है, DTSI टेक्नोलॉजी है। पावर आउटपुट यहाँ पर आपको जो है वो 13 HP का मिलता है और टॉर्क जो है 18.1 न्यूटन मीटर्स की मिलती है। पावर 5500 RPM पर और टॉर्क 4000 RPM पर। इंजन का जो आर्किटेक्चर है वो बजाज ने सिंपल रखा है ताकि उसे मेंटेन करना इजी रहे, उसकी मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा ना है। आप इस बात को समझिए कि ये कार नहीं है। आप इसे अगर किसी कार से कंपेयर करेंगे तो बजाज ने इसे एक कार प्लेटफॉर्म के चारों तरफ मॉडल नहीं किया है। ये एक क्वाड्रीसाइकिल है और ये वो जो गैप है रिक्शा और कार के बीच का उसे ब्रिज करने की कोशिश करती है। और लाइट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपको ये बेसिक लाइट्स मिलती हैं जिसमें टर्न इंडिकेटर है और ये ब्रेक लाइट है, रिवर्स लाइट है और बड़ा ही फंक्शनल सा, सिंपल सा पूरा ये एक अरेंजमेंट है। ब्लैक और रेड के कॉन्ट्रास्ट के कारण कहीं कहीं से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। ये एक स्पॉइलर जैसा लुक देने की कोशिश करिए ताकि गाड़ी थोड़ी सी और अच्छी लगे। तो ओवरऑल अगर आप इसे देखेंगे तो गाड़ी जो है रिक्शा से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो बुरी नहीं लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। हमने रिक्शा चलाया था इस दिन में, बजाज ने हमें रिक्शा चलाने दिया ताकि हम कंपेयर कर पाएँ कि दोनों के डायनामिक एबिलिटी में कितना डिफरेंस है। और ये गाड़ी जो है ये रिक्शा से कहीं ज़्यादा अच्छे से हैंडल करती है। रिक्शा का भी मैंने एक छोटा रिव्यू किया था, उसका भी रिव्यू आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगा। ये गाड़ी जो है CNG है और CNG भरवाने के लिए जब आप गैस भरवाएंगे तो उसके लिए एक्सेस आपको यहाँ से मिलेगा और ये आपका एक्सेस है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें हैं गाड़ी के बाहर की ओर। और अब हम लोग गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि गाड़ी के अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं। एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इस गाड़ी में सेंट्रल लॉकिंग नहीं मिलती है। सारे ही दरवाज़ों पर आपको मैनुअली लॉक करना पड़ेगा, पीछे वाले दरवाज़ों को अंदर से लॉक करना पड़ेगा, उसके बाद ही गाड़ी जो है पूरी तरह से सिक्योर हो पाएगी। ये देखिए, चलिए अब अंदर देखते हैं क्या क्या है। पहले हम लोग डोर पैनल देखते हैं। यहाँ पर ये एक छोटा स्पेस ऊपर है और एक काफ़ी बड़ा स्पेस नीचे दिया गया है डोर पैनल में। प्लास्टिक क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर आपके पास हालांकि बहुत शार्प एजेस नहीं है कहीं पर, लेकिन जो प्लास्टिक क्वालिटी है इसे मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। ये प्लास्टिक क्वालिटी जो है ये डेफिनेटली बिल्ट टू अ प्राइस है और कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। यहाँ पर ये डोर खोलने के लिए हैंडल है
इसे आप इस तरह से खींच करके दरवाज़े को अंदर से खोल सकते हैं और ये लॉक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ये कुछ छेद हैं और ये केवल डिज़ाइन के लिए नहीं है। इस गाड़ी के अंदर एसी नहीं है, तो यहाँ पर इस डोर पैनल में विंडो के नीचे एक गैप दिया गया है जहाँ से हवा अंदर आती है और बाहर की हवा को अंदर चैनल करने के लिए यहाँ पे वेंट्स दे के रखे हैं ताकि हवा बराबर अंदर आती रहे। और ये जो है ये आपके पास विंडो का स्लाइडिंग मैकेनिज़्म है, तो आप इन दोनों को आगे पीछे करके मैक्सिमम इतना स्पेस जो है वो खोल सकते हैं ताकि बाहर की हवा अंदर आए। अंदर घुसने से पहले हम लोग ये हज़ार्ड स्विच भी देख लें। ये हज़ार्ड लाइट दबाने से आपके दोनों ब्लिंकर्स जल उठेंगे। और यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक है। जनरली ये दोनों सीटों के बीच में होता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको ये हैंड ब्रेक यहाँ मिलेगा। चलिए अभी देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर। स्पेयर व्हील भी है आपके पास और वो यहाँ पर सामने डैशबोर्ड के नीचे लगाया गया है। इस पर एक कवर भी है, तो गंदा नहीं नज़र आता है। इसको प्लास्टिक से पूरी तरह से कवर कर दिया गया है। उसके अलावा जो गियर शिफ्टर है वो यहाँ पर दिया गया है और ये एक सीक्वेंशियल गियर शिफ्टर है। ये साधारण गाड़ी की तरह जहाँ पर आपको किसी भी गियर से किसी भी गियर में डालने की अनुमति होती है वैसा नहीं है। यहाँ पर आपको पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, उसी तरह से आप गियर शिफ्ट कर सकते हैं। रिवर्स में जाने के लिए आपको पहले गाड़ी को न्यूट्रल में लेना होगा और फिर इसे ऊपर खींच के नीचे दबाना होगा तो गाड़ी रिवर्स में चली जाएगी। डैशबोर्ड पर आपको ये 2 स्टोरेज स्पेसेस भी मिलते हैं जहाँ पर आप अपना सामान जो भी है, छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स हों या फिर आपका सेलफ़ोन या वॉलेट या और भी किसी तरह का कोई सामान आपको अगर डालना है तो डाल सकते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और इंस्ट्रूमेंट कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो ये काफ़ी बेसिक देके रखा है। आपको केवल स्पीडो मिलता है, यहाँ पर टैको नहीं है। ये CNG गाड़ी है तो उसका आपको साइन यहाँ मिल रहा है। पार्किंग ब्रेक अभी ऑन है। इंजन टेम्परेचर, ऑयल, टर्न इंडिकेटर्स, बैटरी, ये है इंजन मेल फंक्शन और ये है न्यूट्रल इंडिकेटर। उसके अलावा आपको यहाँ पे फ्यूल गेज मिलता है। आपको ये ओडो मिलेगा और एक ट्रिप मीटर मिलेगा। 2 ट्रिप मीटर यहाँ पे नहीं है। एक यहाँ पर आपको मिलेगी घड़ी, क्लॉक, और उसके अलावा जो गियर इंडिकेटर है वो आपको बताता है कि आप कौन से गियर में गाड़ी चला रहे हैं। एक छोटा सा यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें आप USB स्टिक डाल सकते हैं। उसके अलावा एक माइक्रो SD कार्ड भी डाल सकते हैं। ऑक्स इन भी है यहाँ पर। तो बेसिक इंफोटेनमेंट के हिसाब से अगर आपको कुछ चाहिए तो वो यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूजेबल नहीं है। इसकी आवाज़ भी बहुत ही लो है और अगर आप इसे नॉर्मल आपका जो कार का इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उससे कंपेयर करेंगे तो ये वैसा नहीं है। ये एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है और ये बहुत ही लो वॉल्यूम के अंदर बहुत ही बेसिक इंफोटेनमेंट आपको प्रोवाइड कराएगी। इसके लिए आपको यहाँ पर ये रिमोट भी मिलता है और जो पैसेंजर गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं वो लोग इस रिमोट का यूज़ करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं पीछे से। तो ये बात हुई इंफोटेनमेंट की। अब मैं बात करता हूँ सीट की, और सीट जो है ये आगे और पीछे आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये लेवर देके रखा है, इसे यूज़ कीजिए आगे और पीछे करने के लिए, लेकिन ये पीछे की ओर रिक्लाइन नहीं होगी। ये फिक्स्ड है, पीछे का जो बैकरेस्ट है ये रिक्लाइन नहीं होता है और आपको ऐसे ही बैठना होगा। जो आपका स्टीयरिंग है यहाँ पर क्यूट की ब्रांडिंग मिलेगी आपको। इसी जो सेंट्रल पार्ट है, हब है स्टीयरिंग का, उसी में क्यूट की ब्रांडिंग है। और ये आपका वाइपर स्टॉक है और ये आपका हेडलाइट्स और टर्न इंडिकेटर्स का स्टॉक है। बड़ा ही सिंपल लेआउट है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फैंसी सेटअप नहीं है। आपको ये सनवाइज़र नज़र आएगा यहाँ पर, और ये एक छोटी सी लाइट भी यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा ये रियर व्यू मिरर है। विजिबिलिटी जो है रियर व्यू मिरर की बहुत अच्छी है। पीछे की जो विंडो है काफ़ी बड़ी है, तो जो कुछ भी पीछे है वो आपको बड़ा अच्छे से नज़र आता है रियर व्यू मिरर में। ये एक बड़ी अच्छी बात है। ये वेंट्स मैंने आपको दिखाए थे और आप इसे इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उसका जो फ्लो है उसे आप एक किसी भी डायरेक्शन में चैनल कर सकें। हेडरूम अगर आप देखेंगे तो सफिशिएंट है। 5 फुट 10 इंच की हाइट होने के बाद अगर मैं नॉर्मल पोजीशन में बैठा हूं तो अब भी मेरे ख्याल से 2 या 3 इंच ऊपर बाकी है, तो 6 फुट तक के लोग यहाँ पर बैठ जाएंगे। उन लोगों का सर जो है ऊपर भिड़ेगा नहीं, लेकिन उससे ऊपर अगर आप की लंबाई है तो डेफिनेटली आपका सर ऊपर भिड़ेगा। प्लास्टिक क्वालिटी ओवरऑल मैं ख़राब ही कहूँगा, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तो है नहीं। कहीं कहीं पर कुछ शार्प एजेस भी हैं।
लेकिन ये गाड़ी जो है ये रिक्शा के कंपैरिजन में बजाज ने लॉन्च करी है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट करना कुछ लाजमी नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये जैक मिलता है और ये आपके 3 पेडल्स हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सेलरेटर, सब कुछ खुला हुआ है। बीच में किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो पैर जो पैसेंजर है वो बड़े आराम से मूव कर सकता है। ये जो गाड़ी है हमारे पास अभी ये CNG वेरिएंट है। पेट्रोल वेरिएंट्स के अंदर आपको इसके नीचे स्टोरेज स्पेस मिलेगा, तकरीबन 40 लीटर का स्पेस इसके अंदर आपको मिलेगा और वो स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना कोई भी सामान अगर रखना है तो रख सकते हैं। ये गाड़ी जो है यहाँ पर आपको 35 लीटर का सिलेंडर आएगा और ये CNG सिलेंडर जो है ये लगभग 8 किलो गैस अपने अंदर समाहित कर सकता है। फ्यूल एफिशिएंसी CNG में आपको 45 किलोमीटर प्रति kg मिलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि ये गाड़ी क्यों इतनी ज़्यादा रेलेवेंट है। जो इसका रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम होगा और अगर आप इसे कंपेयर करें किसी भी नॉर्मल दूसरी कार से, मिसाल के तौर पे अगर आप इसे ऑल्टो से कंपेयर करें, ऑल्टो CNG से, तो ऑल्टो CNG जो है अगर आप इसे 4 साल तक हर रोज़ 150 किलोमीटर चलाएंगे तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट है, वो तकरीबन आएगी 5.7 रुपीज़ पर किलोमीटर। लेकिन इस गाड़ी के साथ आपकी वो कॉस्ट जो है लगभग 2 रुपये कम होकर के 3.8 पर किलोमीटर आ जाएगी, जो कि रिक्शा से सिर्फ 80 पैसा ज़्यादा है। तो CNG जो है वो इस गाड़ी का सबसे बड़ा मार्केट है। बजाज इसे पेट्रोल वर्जन में ज़्यादा नहीं बेचना चाहता, उनके हिसाब से 80 से 85% सेल जो है वो CNG वेरिएंट से ही आएंगे। तो ये बात हुई सामने की। आपके पास कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे ये 12 वोल्ट पावर सॉकेट है यहाँ पर, और इसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सब जगह से मेटल जो है एक्सपोज्ड है, बहुत कम जगह से कवर करने की कोशिश करी गई है। तो एक जो बड़ा ही फिनिश्ड सा फीलिंग आपको कुछ गाड़ियों में आएगा वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। पैसेंजर्स के लिए, जो ड्राइवर के अलावा तीनों पैसेंजर्स हैं, उनके लिए यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल्स दे करके रखे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। सो 3 पैसेंजर्स जो हैं उन लोगों को ग्रैब हैंडल्स मुहैया करवाए गए हैं। फ्रंट ड्राइवर के लिए और पैसेंजर के लिए ये जो सीट बेल्ट है ये इस तरह से निकल के आती है, लेकिन जो पीछे वाली सीट है वहाँ पर जो बेल्ट है वो स्टैटिक है, वहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो फिक्स्ड है और ये एडजस्टेबल नहीं है। तो ये भी एक बात याद रखने लायक है। सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर जो क्वाड्रीसाइकिल के नॉर्म्स हैं, यहाँ पर क्रैश टेस्ट वो इस गाड़ी ने पास किए हैं, लेकिन अगर आप इसे कार से कंपेयर करेंगे तो उतनी सेफ्टी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। स्टेबिलिटी रिक्शा से डेफिनेटली ज़्यादा है, स्पीड जो है वो रिक्शा से ज़्यादा है, जो ओवरऑल फील है वो रिक्शा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये गाड़ी क्वाड्रीसाइकिल है और जो ओवरऑल इसका आर्किटेक्चर है वो एक क्वाड्रीसाइकिल समझ करके ही इसे बनाया गया है। दिस इज़ नॉट अ कार, दिस इज़ अ क्वाड्रीसाइकिल। दोनों सीट्स के बीच में एक छोटा सा गैप भी है जहाँ पर आप कुछ वॉलेट या यहाँ पर जैसे हमने अभी ये रिमोट रख रखा है, ऐसा कुछ छोटा सा सामान आप रख सकते हैं। चलिए पीछे चल के देखते हैं कि स्पेस कितना है। अब सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इन सीट्स में किसी भी तरह का कोई हेडरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। तो अगर कोई गाड़ी आपको पीछे से आकर के टक्कर मारती है तो विप्लैश इंजरी होने के चांसेस हैं। वो चीज़ यहाँ पर कवर नहीं करी गई है क्योंकि ये सपोजिटली एक बहुत लो कॉस्ट कार है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैठेंगे तो पाएंगे कि पहली बात यहाँ पर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो पैर आप आराम से मूव कर सकते हैं। आगे की तरह पीछे भी यहाँ पर एक स्पेस दिया गया है आपको, ऊपर जहाँ पर अपना वॉलेट या जो भी आपको रखना रख सकते हैं। नीचे भी बहुत गहरा स्पेस है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बोतलें बड़े आराम से आ जाएंगी। प्लास्टिक क्वालिटी आगे की तरह ही कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर भी कुछ एयर वेंट्स हैं जिससे हवा अंदर आ सकती है और इसे बंद करने के बाद आप इस विंडो को इतना खोल सकते हैं अगर ये वाला स्लाइडर यूज़ करें, और इतना खोल सकते हैं अगर ये वाला स्लाइडर यूज़ करें। स्पेस काफ़ी अच्छा है, हेडरूम भी अच्छा है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास नी रूम भी काफ़ी बच रहा है। रिक्शा के मुकाबले मुझे यहाँ बैठने में भी थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट लग रहा है। इस गाड़ी को मैंने आज थोड़ी देर पहले चलाया था और मैं आपको फिर से बताऊँगा थोड़ी देर में कि ये गाड़ी चलने में कैसी है। लेकिन ओवरऑल जो स्पेस है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा वेल बिल्ड लोग नहीं है तो अगर आप फंसा करके 3 लोगों को बिठाना चाहें तो यहाँ पे बिठा सकते हैं। कमर्शियल यूज़ होगा इस गाड़ी का और मेरे ख्याल से 3 लोग यहाँ पे बिठाए जाएंगे और उसके लिए यहाँ पर जगह है। इसके अलावा अगर आप बूट स्पेस की बात करें तो बजाज ने यहाँ 60-40 स्प्लिट सीट्स दिए हैं जिन्हें आप इस तरह से गिरा सकते हैं। ये जो पीछे वाला बूट स्पेस है ये है तकरीबन 44 लीटर्स और अगर आप ये
सीट्स गिरा देंगे नीचे, तो उसके बाद आपका जो बूट स्पेस है वो हो जाएगा तकरीबन 400 लीटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर। और अगर कमर्शियल स्पेस में किसी को लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस गाड़ी को चलाना है और 3 लोग पीछे बिठाना है, 1 आदमी आगे बिठाना है, तो टोटल यहाँ पर 5 लोग बिठाना संभव है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हुई गाड़ी की इंटीरियर की, इसके फीचर्स की, गाड़ी नज़र कैसी आती है और इसका इंजन कैसा है। और अब हम इस गाड़ी को चला करके देखते हैं कि चलाते वक्त ये गाड़ी किस तरह से बिहेव करती है। एक बार जब आप अंदर बैठ जाएंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि अंदर काफ़ी गर्मी लगेगी आपको। बाहर अगर सनी है और अगर वेदर उतना गर्म भी नहीं है तो भी अंदर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है। और जब तक गाड़ी मोशन में नहीं आएगी तब तक अंदर आपको गर्मी का एक एहसास होता रहेगा। और दूसरी बात, जब आप इंजन स्टार्ट करेंगे तो अंदर कैबिन के अंदर इंजन की नॉइज़ काफ़ी आती है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई कैबिन इंसुलेशन नहीं है। सीक्वेंशियल गियर शिफ्ट, पहला गियर, और आप देख सकते हैं कि अंदर कितना नॉइज़ है। गाड़ी जब लोअर रेव्स में हायर गियर पे जाएगी तभी जाकर के आवाज़ थोड़ी कम होती है। और ये गाड़ी पहले गियर में 20 किलोमीटर, दूसरे गियर में 30 किलोमीटर, तीसरे गियर में 45, चौथे गियर में 58 किलोमीटर पर आवर और 5वें गियर में अपनी टॉप स्पीड जो कि 70 किलोमीटर पर आवर है वहाँ तक पहुँचती है। एक्सेलरेशन बड़ा स्लो है, तो यहाँ पे आप किसी तरह की स्पीड की कुछ गुंजाइश मत रखिएगा, किसी तरह की कोई स्पीड की उम्मीद मत रखिएगा। ये बड़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है, स्लो चलने के लिए बनी है, रिक्शा से कंपेयर कीजिए। हालांकि इस तरह के स्लो चलने वाले ट्रक्स को आप डेफिनेटली ओवरटेक कर सकते हैं। स्टीयरिंग जो है यहाँ पर पूरी तरह से मैनुअल है, और मैनुअल होने के बावजूद चूँकि गाड़ी का जो वज़न है वो बहुत कम है, इसलिए आपको स्टीयरिंग यूज़ करते हुए बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। बड़ा ही लाइट स्टीयरिंग व्हील है और बहुत इजी टू यूज़ है। लेकिन जो स्टीयरिंग में जो एक स्टिफनेस होनी चाहिए, जो भार होना चाहिए, उसकी कमी खलती है और बड़ा ही सॉफ्ट फील आता है आपको जब आप स्टीयरिंग को यूज़ करते हैं। गाड़ी बड़ी ही वॉल्वोवी बोट जैसी लगती है, और जो एक फॉर्मनेस आपको नॉर्मल कार में मिलती है, जो एक स्टेबिलिटी मिलती है, वो थोड़ी सी यहाँ पर आपको कम लगेगी। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस है। हालांकि जो सस्पेंशन है इसका वो ख़राब रास्तों पर काफ़ी अच्छे से चलता है। छोटे पहिए होने के बावजूद ये सस्पेंशन जो ख़राब ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, गंदे रास्ते हैं, खड्डे हैं, उनको काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। सामने एंटी रोल बार भी लगा है, जिसके कारण अगर आप गाड़ी को एकदम से एब्रप्टली टर्न करते हैं तो गाड़ी पलटेगी नहीं। गाड़ी का जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। लेकिन सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, इसके लिए आपको बड़ा वॉल्वोवी लगता है, बोट जैसा लगता है। गाड़ी में टॉर्क बहुत है। 5वें गियर में भी ये गाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटा से पुल करती है, चौथे गियर में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से पुल करती है। तो जो टॉर्क है इसमें, वो टॉर्क इसको आगे खींचने में सहायक होता है। और हालांकि स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हायर गियर्स में भी लो स्पीड पे गाड़ी बड़े अच्छे से चलती है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी की हम लोग बात करें तो रिक्शा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी है, कोई कंपैरिजन नहीं है। कार से अगर कंपेयर करेंगे एक प्रॉपर कार से, तो उस लिहाज से स्टेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी कम है, क्योंकि व्हील बेस भी छोटा है और जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है वो क्वाड्रीसाइकिल को ध्यान में रख के बनाया गया है, ना कि एक कार को। ब्रेकिंग की हम लोग अगर बात करें तो ब्रेकिंग इतनी कुछ खास नहीं है। सब जगह चारों पहियों में ड्रम ब्रेक्स लगे हुए हैं, तो जब आप ज़ोर से ब्रेक लगाते हैं तो चारों पहिए जो है लॉक हो जाते हैं। टायर जो है वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ ऐसी खास ग्रिप नहीं है, तो जो गाड़ी है वो स्क्रीच करके सामने स्लाइड होती है। तो जो स्पीड है गाड़ी की अपने आप में वो ज़्यादा नहीं है, वो एक अच्छी बात है। ये गाड़ी कभी ऐसी बहुत ज़्यादा स्पीड्स नहीं करेगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हो पाए। लेकिन अगर आप ब्रेकिंग की अलग से बात करें तो ब्रेकिंग कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है इस गाड़ी में, और अच्छी हो सकती थी। ABS नहीं है और किसी तरह का एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, तो ब्रेकिंग जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, जस्ट अबाउट सफिशिएंट है। ओवरऑल ये कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग गाड़ी नहीं है। अंदर बहुत नॉइज़ आएगी, गर्मी लगेगी, और स्मूथनेस जो है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। आपको स्टीयरिंग में या कहीं किसी पैनल में किसी तरह की कोई वाइब्रेशंस नज़र नहीं आएंगी। इंजन जो है बड़ा स्मूथली अपना काम पीछे कर रहा है। थोड़ी आवाज़ जरूर है, लेकिन कैबिन के अंदर किसी तरह का कोई वाइब्रेशन आपको महसूस नहीं होगा। सस्पेंशन अच्छा है, टॉर्क बहुत अच्छा है, और माइलेज जैसा मैंने आपको पहले बताया था, माइलेज भी बहुत ही अच्छा है। तो उस लिहाज से काफ़ी प्रैक्टिकल गाड़ी है और रिक्शा के रिप्लेसमेंट के तौर पर काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट है। बजाज क्यूट की कीमत है 2,63,000 पेट्रोल वेरिएंट के लिए और 2,83,000 जो CNG वेरिएंट है उसके लिए। और उस प्राइस पर ये कोई बहुत सस्ती गाड़ी नहीं है। रिक्शा से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो प्राइस मेरे ख्याल से लगभग 1.25 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। बट और ज़्यादा बड़ी बात है जो वो ये है कि
अगर आप इसे कुछ और दूसरी गाड़ियाँ देखेंगे, जैसे ऑल्टो 800 को देखें या फिर नैनो को देखें, तो एक प्रॉपर कार भी उस तरह की प्राइस में ऑन द रोड आप नहीं ख़रीद सकते हैं। तो ये जो प्राइस है, ये मेरे को एक थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है कि ये जो गाड़ी है ये उतनी बड़ी नहीं है, उतनी ज़्यादा फीचर रिच नहीं है जितनी एक नॉर्मल कार होती है। बजाज का कहना है कि ये कार है ही नहीं, ये क्वाड्रीसाइकिल है, तो आप इसे कार से कंपेयर करके ना देखें। लेकिन अगर आप जितना पैसा भर रहे हैं उसके हिसाब से और क्या अवेलेबल है मार्केट में उसे देखने जाएं तो इतने पैसे में आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप उतने पैसे में कोई प्रॉपर कार नहीं खरीद सकते। तो ये एक जो बात है ये आपको ध्यान रखनी होगी। लेकिन जो बड़ी बात है यहाँ पर, जो बजाज बार बार एम्फेसाइज़ कर रहा है, जो वो बार बार कह रहा है, वो ये है कि जो गाड़ी की कॉस्ट है वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पर उन लोगों का जो फोकस है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट के ऊपर, और ज़्यादा बड़ी बात जो है वो है रनिंग कॉस्ट के ऊपर। और वहाँ पर काफ़ी बड़ा डिफरेंस निकल करके आता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप इसे ऑल्टो CNG से कंपेयर करेंगे तो लगभग 2 रुपया पर किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो निकल करके आएगा। 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में अगर आप 45 रुपये पर किलो वाला CNG फ्यूल ख़रीदते हैं तो आपकी रनिंग कॉस्ट केवल 1 रुपया पर किलोमीटर आएगी इस गाड़ी के साथ में, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी लो है। आजकल मोटरसाइकिल्स भी उतनी लो रनिंग कॉस्ट में आप नहीं चला सकते। तो उस लिहाज से इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत लो रहेंगी, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो रहेंगी। हालांकि इसकी जो ओनरशिप कॉस्ट है, जो फर्स्ट ओनरशिप कॉस्ट है, वो अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी हायर साइड पर है। रिक्शा से आप इसे कंपेयर करेंगे तो इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत मामूली सी ज़्यादा है। रिक्शा का जो ओवरऑल कॉस्ट हमने जब एनालिसिस देखा तो 3 रुपया था, इसका 3 रुपया 80 पैसा पर किलोमीटर आ रहा था। तो ये गाड़ी जो है, इसका टारगेट ऑडियंस जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, प्राइमरीली वो लोग हैं। और जो बचे कुचे लोग हैं वो शायद ऐसे हैं जिनके घर में एक 2 व्हीलर है और जो ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली को एक वेदर से प्रोटेक्शन मिले और वो लोग इसे डेली यूज़ भी कर पाएँ, क्योंकि केवल कार ख़रीद लेना ही सब कुछ नहीं होता है। वो गाड़ी को यूज़ कर सकने की कैपेबिलिटी भी कुछ होती है। और अगर आपके पास पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हैं तो गाड़ी को खड़ा रख करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो बजाज का ये कहना है कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए जो लोग गाड़ी को न सिर्फ ख़रीदना चाहते हैं बट उसे इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, और CNG अवतार में ये गाड़ी उन लोगों को सूट करेगी और अपने आप को वेदर से बचाने के लिए, सेफ़ रखने के लिए और अपनी फैमिली को एक कंफर्ट देने के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। चाहे ये गाड़ी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे ख्याल से कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जो रनिंग कॉस्ट हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो वाकई में बहुत कम है। और कमर्शियल सेंस में मेरे ख्याल से लास्ट माइल ट्रांसपोर्ट के तौर पर ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा भाएगी उन लोगों को जो ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं और जो वेदर प्रोटेक्शन भी चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक नई शुरुआत है। बजाज का कहना है कि दिस इज़ एन आइडिया, द टाइम फॉर विच हैज़ कम। और क्या वो वक्त वाकई आ गया है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल ये एक नई शुरुआत है, एक नया आगाज़ है और एक नया एक्सपेरिमेंट है। ये गाड़ी रिक्शा से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है, चलने में ज़्यादा अच्छी है। और आगे देखते हैं कि ये गाड़ी कितनी सक्सेसफुल होती है इंडियन मार्केट के अंदर। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको जितना भी कुछ जानना था क्यूट के बारे में आप सब कुछ समझ पाए। अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में डाल दें, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। और कृपा करके हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मोटरराइड्स को। और अगली बार तक के लिए मैं दोस्त आपका अमित आपसे विदा लेता हूँ। ड्राइव हार्ड, ड्राइव फ्री एंड ड्राइव सेफ।